बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद नए सूबों की बहस छिड़ जाती है। चंद दिन सियासी गर्मागर्मी जारी रहती है, फिर खामोशी छा जाती है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मामला यकीनन अहम है, चुनाचे अब यह जरूरी हो चुका है कि आगे बढ़ने की राह निकाली जाए। हालिया दिनों में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबे बनाने की बहस दोबारा शुरू हुई और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया। यूं सवाल अब यह है कि पाकिस्तान का इंतजामी नक्शा तब्दील करने के लिए आगाज कहां से किया जाए। पाकिस्तान का मौजूदा सूबाई ढांचा 1970 में 1 यूनिट के खात्मे के बाद वजूद में आया। मशरकी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया और उसके बाद पाकिस्तान 4 सूबों तक महदूद रहा। आजाद जम्मू कश्मीर और GB की अपनी एक अलग आईनी हैसियत है। उसके मुकाबले में भारत ने अपनी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तादाद में वक्त के साथ कई तब्दीलियां की। अफगानिस्तान में भी 34 सूबे हैं। दुनिया के हर मुल्क में इंतजामी तकसीम का एक ही यूनिफॉर्म मॉडल नहीं, कहीं रियासतें हैं, कहीं रीजन्स हैं, कहीं गवर्नरेट्स हैं और कहीं काउंटीज हैं। यानी इंतजामी नक्शा कोई ऐसा मुकद्दस इंतजामी बंदोबस्त नहीं जिसे लोगों की जरूरत के मुताबिक तब्दील न किया जा सकता हो। पाकिस्तान में यह जरूरत इसलिए भी ज्यादा महसूस होती है कि चारों सूबों का रकबा, आबादी, लिसानी शनाख्त और समाजी साख्त एक जैसी नहीं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जबकि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान सबसे कम आबादी रखता है। पंजाब में सराइकी बोलने वाली एक बड़ी आबादी बसती है। KP में हजारा डिवीजन्स की एक अपनी अलग लिसानी शनाख्त है। बलूचिस्तान में पश्तून आबादी एक अहम हकीकत है। सिंध में सिंधी, उर्दू, पश्तो और पंजाबी बोलने वाली बड़ी आबादियों के दरमियान पेचीदा समाजी ताल्लुकात हैं। कराची उस तरह की सबसे बड़ी और नुमाया मिसाल है जो सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन उसकी आबादी की अक्सरियत सिंधी जुबान नहीं बोलती। इसीलिए जनूबी पंजाब, हजारा, बलूचिस्तान के पश्तून इलाके और सिंध के शहरी मराकज को अलग इंतजामी हैसियत देने के मुतालिबात वक्फे वक्फे से सामने आते रहे। मसला सिर्फ शनाख्त का नहीं, इंतजाम का भी है। एक सूबा अगर इस कदर बड़ा हो कि उसके दूर दराज इलाकों तक हुकूमत की रसाई, वसाइल की तकसीम और इंतजामी निगरानी मुयस्सर न रहे तो फिर छोटे इंतजामी यूनिट्स पर गौर करना गैर मंतकी नहीं। लेकिन नए सूबे बनाना नक्शे पर सिर्फ नई लकीर खींचने का नाम नहीं, आइन में उसका बाज़ाब्ता तरीकाकार मौजूद है। मुतल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत, फिर पार्लियामान की मंजूरी जरूरी है। इसलिए यह फैसला सियासी इत्तफाक राय और आईनी अमल के जरिए ही होना चाहिए। एक तजवीज़ यह भी दी जा रही है कि ज्यादा शदीद इख्तलाफ की सूरत में अवामी रेफरेंडम का ऑप्शन खुला रखा जाए ताकि किसी इलाके पर फैसला मुसल्लत करने की बजाय वहां के लोगों की मर्जी मालूम की जा सके। नए सूबे बनाने की हालिया बहस के दौरान यह बात भी बार बार की गई कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर को सूबा बना दिया जाए तो नई असम्बलीज, गवर्नर, वज़राए आला और इंतजामी ढांचे के अखराजात कहां से आएंगे। पहले ही NFC अवार्ड पर इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल है तो मजीद सूबों में वसाइल की तकसीम कैसे होगी। कर्जों की अदायगी, दिफा, तरक्याती अखराजात, विफाकी इंतजाम चलाने के लिए रकम कहां से आएगी। इन सवालात का जवाब दिए बगैर नए सूबों के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त का होना आसान नहीं। लेकिन यहां एक और हकीकत भी सामने है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए निस्फ सदी से ज्यादा गुजर चुका और वहां सूबे नहीं है, सिर्फ 8 डिवीजन्स हैं, जबकि सिर्फ पंजाब में 10 इंतजामी डिवीजन्स हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ज्यादा सूबे बनाना बजाते खुद गुड गवर्नेंस की जमानत नहीं। असल सवाल इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिले, लेकिन उन इख्तियारात का अगर बड़ा हिस्सा निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो रहा तो नए सूबे बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नए सूबों की बहस के साथ मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम नागुज़ीर है। अगर मुंतखब मेयर को अपने शहर के वसाइल, मनसूबाबंदी और इंतजाम पर हकीकी इख्तियार हासिल हो तो शहरी मसाइल के हल के लिए हर मामले में सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आज इस्लामाबाद में गैर सरकारी तंजीम SDPI की एक वर्कशॉप में मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम ने अपनी तकरीर में भी कुछ ऐसा ही तसव्वुर पेश किया और कहा कि अगर चारों सूबों को खत्म कर दिया जाए और विफाक की 14,000 अरब की तमाम आमदनी अजला को मुंतकिल कर दी जाए तो यूं हर जिले को 85 अरब रुपए मुंतकिल होंगे तो उससे निचली सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे या सूबाई इंतजामिया आड़तियों का काम करती है। एक किसान है जो फसल उगा रहा है, एक खरीदार है जो खरीद रहा है, तो दरमियान में आड़ती अपना कमीशन रखता है जिसकी वजह से चीजों की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर सूबाई इंतजामिया ही इस पूरे अमल से अलग कर दी जाए तो मुल्क के अहम इंतजामी मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर फारूक सलीम की यह तजवीज काबिल गौर भी है और इससे नए सूबे बनाने की कानूनी पेचीदगियों से बचते हुए बल्दियाती निजाम को मजबूत करने में भी मदद हासिल होगी, जिससे न सिर्फ जमहूरी निजाम मजबूत होगा बल्कि अवाम के मसाइल भी उनकी दहलीज पे हल होंगे। ये किस हद तक काबिल अमल है
उसी पर बात की जाएगी। कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। डॉक्टर हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो आज STPI की एक वर्कशॉप थी नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से। आप वहाँ पे गेस्ट स्पीकर मौजूद थे, मैं वहाँ पे आपको सुनने का मौका मिला। तो वहाँ पे बातें हो रही थी नए इंतज़ामी यूनिट्स की, नए सूबों की तश्कील की, इख्तियारात की मुंतकली की, नए मुआशी मंजरनामे की। सर, आप वहाँ पर एक नई डिबेट लेके आए कि ये सूबाई इंतज़ामिया जो है इसको ही ख़त्म कर दिया जाए। ये 4 की बजाय आपने 33 जो बनाने हैं, ये 4 का भी आप खात्मा करें। आप 1 यूनिट की तश्कील की बात कर रहे हैं या फिर ये मंजरनामा और है? और अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मुआशी मंजरनामे में आवाम को रिलीफ किस तरीके से मिलेगा? जी, ये 1 यूनिट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जो तफसील में आपके सामने रखना चाहूँगा। इब्तिदा ऐसे करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है उसके अंदर एक विफाकी हुकूमत है और 4 सूबाई हुकूमतें। ठीक। अब हम सुन रहे ये हैं कि ये 4 सूबों से इसको बढ़ा के कोई 18 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 3 दर्जन कहता है। अब आप सोचिए कि एक विफाकी हुकूमत जो है इस साल का जो बजट उसने रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहलाता है कि सिर्फ इस्लामाबाद की जो बाबू हैं, जो वज़रा हैं, उनको चलाने के लिए 1000 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। ठीक है। इसी तरह जो बाकी 4 सूबे हैं वहाँ पे जो करंट एक्सपेंडिचर जो कहलाते हैं वो पिछले साल के जो 4 सूबों के बजट हैं उसमें 10,000 अरब रुपए की एलोकेशन, 10 ट्रिलियन रुपीज वो 4 सूबों को करंट एक्सपेंडिचर चलाने के लिए आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे वहाँ चले जाते हैं। और अभी हमारे पास 4 सूबे हैं। अब बात हो रही है कि 32 या 33 सूबे बनाने हैं। तो आप सोचिए कि फिर क्या 33 गवर्नर हाउस बनाए जाएंगे, 32 के करीब नए गवर्नर्स आएंगे, 3 दर्जन के करीब नए चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, 3 दर्जन के करीब नए IGs आएंगे, 3 दर्जन के करीब कई नए हाई कोर्ट्स बनाए जाएंगे, फिर 3 दर्जन के करीब नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, फिर 3 दर्जन के करीब चीफ मिनिस्टर सामने आएंगे। और अगर 4 सूबों का खर्चा जो है वो 10,000 अरब का हमने करंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाएं ये 3 दर्जन सूबों का क्या हाल हो। तो पहले तो मुझे ये सूबे बढ़ाने वाली बात जो है ये समझ में नहीं आती कि इससे जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो जिलों में रहते हैं, वो पेशावर के सेक्रेटेरिएट में या लाहौर के सेक्रेटेरिएट में या कराची के सेक्रेटेरिएट में या कोयटा के सेक्रेटेरिएट में नहीं रहते। देखिए, इस वक्त हमारे पास एक इस्लामाबाद है और 4 मिनी इस्लामाबाद। ठीक है। लाहौर, कोयटा, पेशावर और कराची। अब हम ये कह रहे हैं कि एक इस्लामाबाद और 3 दर्जन मिनी इस्लामाबाद बना दें। तो ये बात बिल्कुल इसमें कोई मंतक नजर नहीं आता बनाने। अच्छा, इसकी मैं सर आपकी जाने वापस आता हूँ। इसकी तौजी बहुत सारी जगहों पे वो ये दी जाती है कि वही जो DCs हैं उन्हीं का रुतबा बढ़ा दिया जाए, वही जो RPOs या DPOs हैं उन्हीं को IG लगा दिया जाए। लेकिन ये इंतज़ामी यूनिट्स में पैसे की बंदरबांट कैसे होनी है और वो जो पहले अभी सूबाई सतह पर मौजूद हैं उनको किस जगह पे मुंतकिल करना है? डॉक्टर हुमायूं साहब, सर आप क्या समझते हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो वो किसी हद तक तो सपोर्ट करती है कि नया सूबा बनना चाहिए। उनके अपने दौर के अंदर मुल्तान के हवाले से जिस तरीके से बातें चली थी, फिर सेक्रेटरीट बनने की भी बातें हुई। अगर आप हज़ारा को देखें तो उसकी भी मंजूरी है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में ये बहस जिसका आगाज़ हुआ है ये किस हद तक मौजूदा मंजरनामे के अंदर मसाइल के हल के तौर पे पेश की जा रही है, मसाइल को मजीद ज़रबें दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें,
पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, उनमें से एक सूबा 52% को रिप्रेजेंट करता है और बाकी 3 सूबे 48% को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें एक सूबा जो है, जो बलूचिस्तान है, वो पंजाब के एक डिवीजन से कम उसके अंदर नेशनल असेंबली की सीटें हैं। तो उससे उसकी जो हैसियत है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। और नंबर 2 जो पॉलिटिशियन होते हैं, चूंकि वो नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक सूबे के पास बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है, जो कि लॉन्जेविटी ऑफ द कंट्री में वो ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब आप एक सूबा बाकी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो वह, तो क्या सूबों के अंदर डिवीजन होने चाहिए, किसी हद तक होने चाहिए कि कम से कम बैलेंस ऑफ जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या एटलीस्ट उसके अंदर 5 to 10% जो डिस्पैरिटी है उससे ज़्यादा ना हो। एक चीज़। अब इसके तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। क्या जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में आपने मुल्तान की बात की, आपने बहावलपुर की बात की, देखिए वहाँ पे एक्चुअली वाकई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। एक सेक्रेटरी, उन्हीं में से ही एक बंदा जो वहाँ सेक्रेटरी था, उसको चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर उसको तरक्की दे दी, जो सीनियर मोस्ट था उसको वहाँ कर दिया गया। कोई एक्स्ट्रा सेक्रेटरीज भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं लोगों को जो सीनियर लोग हैं उनको वहाँ पोस्ट कर दें। और जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेटा का जो IG होता है वो एक्चुअली बाकी सूबों के DIG के बराबर होता है, लेकिन क्वेटा के IG होता है। सिर्फ ये हो जाता है जो सीनियर मोस्ट DIG होता है आप उसको वहाँ तायनात कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो DIG वो IG के लेवल का नहीं होता। तो आप इनको लेकर कर सकते हैं। अब जो ये नई बहस, अच्छा, और इसमें आपको पाकिस्तान के पास ऑलरेडी सिस्टम है, बल्दियाती सिस्टम कहते हैं। आपका जो 18th अमेंडमेंट है वो दरमियान में जाके रुक गया, वो फर्दर नहीं गया। तो बजाय उसकी आप फाइन ट्यूनिंग करके उसको फर्दर डिवॉल्व करें और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो आप नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल पे चले जाए या उसको डिवीजन के लेवल पे ले जाए कि भाई ये डिवीजन के लेवल पे हम इसको यहाँ से करके थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा, आपके जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि यार उसको हम डिवीजन के लेवल पे, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझसे पूछें जो 36 से 42 डिवीजन्स हैं उनकी लेवल तक जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर जाए। दैट डजंट मीन कि हम सूबे बनाए, दैट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं तो आप हर सूबे के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहाँ तक ले जाए। अब ये जो दूसरी बात आई है, जो 1 यूनिट की बात की है फरूख साहब ने, देखें 1 यूनिट का एक्सपीरियंस जो 14 अक्टूबर 1955 में हुआ था वो पाकिस्तान के लिए उसका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं था। अच्छा। उसके अंदर 3-4 चीज़ें हुई थी। एक तो ये था कि पॉलिटिकली डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था आपने एक सूबे को उनकी एहसास से महरूमियत उसके अंदर जागनी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं हालांकि 1970 में ये सिंगल यूनिट ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जो डैमेज था वो हो गया था एंड दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर विच लेड टुवर्ड्स द डिबैकल ऑफ दी जो बांग्लादेश का जो हुआ है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में लोग उसको कहते हैं, उसमें वो स्टेज सेट हो गया था 1955 में सिंगल यूनिट के लिहाज से। सिंगल यूनिट के अपने फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं था। अगर हम वापस उस तरफ जा रहे हैं तो प्रॉब्लली आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वुड इवन वी गो देयर। अच्छा, ठीक आपने फर्दर उसको करना है। रही बात, एक मिनट है जाए, रही बात देखें, रही बात जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल पाकिस्तान का फाइनेंशियल इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी इनकम है, आपकी इनकम ठीक नहीं है। हमारी इनकम जो बेसिकली इस वक्त ज्यादातर, और ये ऐसे फैसलों की वजह से है जो 1994 में, 2002 में, 2015-16 में लिए गए थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एक सर्कुलर डेट की वजह से आप ये समझे 2.5 से 3 खरब रुपए हर साल माइनस में जा रहा है। तो आपके पास एक किस्म के नेगेटिव मार्किंग है। आपके 100 रुपए हैं तो उनमें से 50 रुपए। आपका मौक़िफ़ आया सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सर आज आपने वहाँ पे एक मुशाहिदा किया होगा जब डॉक्टर मालिक साहब भी बात कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आरा का तज़किरा किया, राना एहसान अफजल साहब या फवाद चौधरी साहब या दीगर जितने भी अफराद थे। बात हो रही थी पावर शेयरिंग के हवाले से कि हमारे यहाँ तो पावर शेयरिंग का बुनियादी उसूल जो है उसको ही मिनहा कर दिया गया है। अगर पावर शेयरिंग के उसूल के ऊपर अमल पैरा होते तो बल्दियाती इलेक्शंस करवा दिए गए होते, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हो चुकी होती।
सर वहाँ पे बात ये भी हुई खानवादों की, वहाँ पे बात ये भी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जीतती है तो वज़ीर आज़म किसका आएगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो वज़ीर आज़म किसका आएगा। ये बातें वहाँ पे हुई और ये आम अज़ान के अंदर भी बातें हैं। आपका जो फॉर्मूला है सर, मेरे सवाल में एक लफ्ज़ था काबिल अमल कितना है। आपके फॉर्मूले में तो वो सारे के सारे खानवादे मिनहा हैं, वो तमाम की तमाम वजारतें, वो तमाम की तमाम अफसरशाही, वो तमाम की तमाम चीज़ें मिनहा हैं। तो ये किस हद तक काबिल अमल फॉर्मूला है? जी, पहली तो वजाहत कर दूं, 1 यूनिट का जिक्र किया गया। जो मैं प्रपोजल सामने रख रहा हूं वो 1 यूनिट के बिल्कुल ऑपोजिट है, 180 डिग्री ऑपोजिट। 1 यूनिट में ये किया गया था कि 2 विंग्स बने, 1955 की शायद बात है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक। और वेस्ट पाकिस्तान का जो विंग था उसमें पूरे के पूरे वेस्ट पाकिस्तान जो इलाका था उसकी सारी ताकतों को सेंट्रलाइज कर दिया था लाहौर के अंदर। जो मैं प्रपोजल सामने ला रहा हूं या आपके सामने सबमिट कर रहा हूं उसमें सारी की सारी ताकत जो है वो सूबों वो लाहौर में नहीं रुकेगी। वो अगर 15 या 20 डिविजन्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं पंजाब के अंदर, वो वहां तक ग्रास रूट्स तक फैल जाएगी। तो ये 1 यूनिट के बिल्कुल ऑपोजिट है। 1 यूनिट का इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं बनता। यहाँ पे सारी ताकत जो है वो इज बीइंग डिवॉल्व्ड डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट्स। जो 1 यूनिट था उसमें सारी पावर जो है डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चली जाती थी लाहौर की तरफ, और यहाँ लाहौर से नीचे बह रही है टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब भी सियासतदानों से बात की जाती है तो वो पावर का मामला कहते हैं। उनका मेन मसला जो है वो पावर का है। जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो जिले में रहते हैं, उनका मसला ये है कि भाई डिलीवरी नहीं हो रही। आप पैसा एलोकेट करते हैं, यानी कि मैंने जो हिसाब लगाया है पिछले 4 सालों में विफाकी हुकूमत की तरफ से 14,000 अरब रुपया लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर तक पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद वो रुक जाता है, फिर गायब हो जाता है। अब अगर सिर्फ केपी की तस्वीर आप सामने रखें, 12 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई के अंदर हुक्मरान पार्टी पीटीआई, तकरीबन साल का 1,400 अरब रुपया विफाक से जाता है पेशावर की तरफ। आप सोचिए कि 18,000 अरब रुपया पिछले 12 साल में फ्लो किया है इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ। अब अगर आप केपी की आबादी देख लीजिए तो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया फी कस हर शहरी जो खैबर पख्तूनख्वा में रहता है उसके हिस्से का तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया पेशावर ने वसूल किया है। आउटकम क्या है? क्या वहां पे आपको नए स्कूल बन गए? क्या वहां पे नए साफ पानी के मंसूबे सामने आ गए हैं? क्या वहां पे अस्पतालों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है? क्या वहां पे 40-50 हजार किलोमीटर की नई रोड बन गई है? पैसा पहुंचा है, पेशावर तक पहुंचता है, फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं सबमिट कर रहा हूँ कि ये पेशावर तक रुकना नहीं चाहिए। ये जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब का या सिंध का या बलूचिस्तान का जो शहरी है वो रहता जिले के अंदर है। उसके बच्चों ने स्कूल जाना है, वो जिले का स्कूल। उसके माँ बाप बीमार होंगे, जो अस्पताल है वो जिले में है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब जिले से मिलता है। कचरा उठाना है वो जिले के अंदर होना है। तो अगर सब कुछ जिले के अंदर होना है तो फिर सारा पैसा और अथॉरिटी और ताकत जिले को क्यों ना दी जाए? अब अगर नेशनल पॉलिसी बनानी है इस्लामाबाद में, यानी कि उसमें फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस की पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये तो इस्लामाबाद ने तय कर दिया। अब सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो डिलीवरी है, चाहे वो स्कूल की है, अस्पताल की है, रोड की है, कचरे के हवाले से है, साफ पानी की है, वो करनी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने।
तो फिर ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है सूबाई की लेवल, सूबाई हुकूमत की, फिर उनका क्या किरदार है? अच्छा, डॉक्टर हुमायूं साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का ये कहना है कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये आड़तीए का काम करती हैं, कि जिस तरीके से किसान गंदम उगाए और उसने मार्केट के अंदर बेचनी हो तो ये आड़तीए जो है अपना कमीशन जो बीच में रखते हैं, तो ये कमीशन वो बीच में रख जाती हैं। अच्छा, मैं अगर मुगालता आरई से काम नहीं ले रहा, आज SDPI के वर्कशॉप के अंदर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, अगर इसको सेकंड कर दें, इन्होंने कहा कि 14,000 अरब को अगर तकसीम किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट पे तो 85 बिलियन रुपए जो हैं वो मुंतकिल होते हैं। सर ऐसा ही है डॉक्टर फारूक साहब? जी जी बिल्कुल। इन्होंने कहा 85 बिलियन मुंतकिल होते हैं, तो 85 अरब जब लगेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसके खदो खाल वजह होंगे, पता चलेगा कि पैसा लगा है। आप सूबाई हुकूमतों से पूछें, वो कागजात में कह देती हैं ये पैसा खर्च हो चुका। ये फॉर्मूला किस हद तक काबिल अमल लगता है? देखिए, मैं फारूक साहब से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, और थोड़े से मैं वो करता हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा शौक है अपनी हुक्मरानी का, जो कि गलत है। एक्चुअली उनको ये अंदाज़ा नहीं है, और पाकिस्तान का ये मसला है कि हम लोग यहाँ पे हुक्मरान ख़ानदान बन गए हैं ना। यहाँ पे हम लोग जो लोगों को सर्व करना है या लोगों की इंटरेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे जो 1% या 1.1% जो एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो आप ये समझ लें बिजनेस एलीट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एलीट है, चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड है, या चाहे आपका वो क्या कह सकते हो उसे, ये जो मीडिया एलीट है, इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। और इन लोगों के बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैसले होते, इनको सामने रखा जाता है। क्यों? पाकिस्तान की 1.1 जो परसेंट पॉपुले जो क्या कह सकते हैं उसे लैंडलॉर्ड है, वो पाकिस्तान का 24% ऑफ एरेबल लैंड को कंट्रोल करता है। और वो चूंकि गवर्नमेंट में है, वो पाकिस्तान के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं आने दे रहे और टैक्स नहीं आने दे रहे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों पे जो रिलीफ मिलती है वो भी उनको मिल रही होती है। अब तो क्या इसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए? इसका उसूल यही है कि आप इसको डिवॉल्व करें, और जितना पैसा जितना नीचे आएगा, जितने निचली सतह पर आएगा, उतना पैसा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा लोगों को कि यार मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतना पैसा आ गया है। अब उसमें से खाने पीने वाला जो पाकिस्तान का एक सिस्टम वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, फारूक साहब ने कुछ स्टेटिस्टिक्स बताई हैं। देखिए, लेट्स सपोज पाकिस्तान का जो KP की इन्होंने मिसाल दी है, पाकिस्तान के जो 26-27 का जो बजट है वो तकरीबन आप ये समझ ले कि 2.1 खरब रुपए है जो बताया हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। और उसके अंदर कुछ चीज़ें इधर से आ जाती है, फलाना है। अब इसको जब आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, ये आपको रफली ऑलमोस्ट 50-1,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर के लिहाज से दे देती है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताए, 50,000 रुपए पर पर्सन या 60,000 रुपए पर पर्सन, या अगर उनकी बात कर लें जो उन्होंने फिगर दिया है कि 4 लाख रुपए है, वो पर ईयर के लिहाज से पर पर्सन कर लें, ये क्या हो गया? 35,000 रुपए पर पर्सन आ जाएगा पर मंथ। अब इसके अंदर आपने उनके एजुकेशन भी करना है, इसमें उनके अंदर आपने मेडिसिन भी करना है, इसमें उनके अंदर आपने सारी चीज़ें करनी है। कितनी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान का असल मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो करप्शन सरीत कर गई है, वो पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बन गई। अच्छा, वो हिस्सा कैसे बन गई है कि हम लोगों ने, अब आप देख लें कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मॉडल बिजनेस के ऊपर है, लेकिन उनको हमने टैक्स माफ़ करके दिया हुआ है कि भाई इस जगह पे जब आप प्लॉट खरीदोगे आप कोई टैक्स नहीं दोगे। फिर हम लोगों ने सिस्टम किया हुआ है कि अगर आप, जिसको हम कहते हैं क्या, ये डीसी रेट क्या है? झूठ बोलने का एक सही तरीका है। सही तरीका, यानी इसके अंदर लूप होल्स बहुत है, यानी लूप होल्स नहीं है। देखिए, ये किसके लिए बना रहे हैं, ये चीजें क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद अगर आप बाकी चीजें कर लें, देखिए अब हमारे यहाँ पे कल्चर भी नहीं है टैक्स देने का। अच्छा, टैक्स देने का कल्चर क्यों हो गया? जब मैं अपना हेल्थ मैं आउट ऑफ पॉकेट ले रहा हूँ, जब मैं अपनी सिक्योरिटी आउट
आउट ऑफ पॉकेट ले रहा हूँ, जब मैं अपनी सड़कें जो हैं उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ता है, हर एक चीज़ तो मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, टैक्स के लिहाज से मैं 350 में से 130 रुपए, मतलब 1/3 में जो है मैं लेवी दे रहा हूँ। ये खाली लेवी की सूरत में दे। तो इस ज़िमन के अंदर ये बहुत सारे सवालात हैं जो मुख्तलिफ अज़ानों के अंदर इस वक्त उभर रहे हैं। मुख्तलिफ जब तक आप इन प्रॉब्लम के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल मसाइल की जब तक जड़ों तक नहीं पहुंचते तब तक। होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। इसके पीछे जो सारा सिस्टम जो काम कर रहा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट रन बाय द पॉलिटिकल क्लास। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल क्लास ने किस हद तक उसके ऊपर उबूर हासिल किया या कंप्रोमाइज। चले इसके ऊपर कम से कम बातें होना शुरू हुई हैं, मुख्तलिफ तज्जियात सामने आना शुरू है, मुख्तलिफ ख्यालात सामने आना शुरू है। वक्त की कमी है, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन अगले प्रोग्राम्स के अंदर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िल अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरानी रहबर आला सैयद मुश्तबा खामनाई और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रहबर आला से 7 घंटे तवील मुलाकात के बाद दम तोड़ चुकी। ईरानी हुकूमत ने यह वाज़ेह किया है कि मुलाकात इस बात की अलामत है कि रहबर आला मौजूदा हुकूमत की हिमायत जारी रखे हुए हैं, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि यह मुलाकात सिर्फ सदर पेज़ेश्कियान के इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों का जवाब नहीं, बल्कि हुकूमत और रहबर आला के दरमियान राबितों और दो तरफा एतमाद का इजहार भी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि रहबर आला जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ईरानी सदर का यह बयान इसलिए भी अहम है कि मुश्तबा खामनाई के रहबर आला का मनसब संभालने के बाद उनकी एक मुख्तसर 12 सेकंड की वीडियो जरूर मीडिया में आई, लेकिन यह कहा गया कि यह एक पुरानी वीडियो है। यूं सदर पेज़ेश्कियान के अलावा किसी और आला ओहदेदार ने अब तक उनसे बिल मुशाफा मुलाकात का दावा नहीं किया। यह मुलाकात इसलिए भी अहमियत रखती है कि ईरान के एक अहम लेकिन मुतनाज़े मजहबी रहनुमा मोहम्मद बाकिर खुराजी के एक दावे ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से लेके रहबर आला मुश्तबा खामनाई तक को वजाहत पेश करने पर मजबूर किया। उन्होंने गुज़श्ता दिनों यह दावा किया कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान कई बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके और मुश्तबा खामनाई ने उन्हें खबरदार किया कि दोबारा इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर ने उस बयान को झूठ और बेबुनियाद करार दिया, जबकि रहबर आला के दफ्तर ने भी खुराजी से मंसूब बयान की वाज़ेह तरदीद की। यूं ये सवाल पैदा हुआ कि मोहम्मद बाकिर खुराजी आखिर है कौन और उनके ऐसे दावे ईरानी निजाम में बार बार इस कदर तवज्जो क्यों हासिल कर रहे हैं। खुराजी का ताल्लुक एक बासर मजहबी खानदान से है। उनके वालिद कुम के मारूफ आलिम और मजलिसे खुबरगान के रुकन रहे। उनके भाई और चचा भी अहम ओहदों पर फायज रह चुके। मोहम्मद बाकिर खुराजी खुद अगरचे किसी आला सरकारी ओहदे पर नहीं, लेकिन वह हिजबुल्लाह ईरान के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुख्तलिफ मजहबी और तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं। उनकी सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई से कराबतदारी भी है। उनकी बहन सोसन खुराजी की शादी मसूद खामनाई से हुई, जो मुश्तबा खामनाई के भाई हैं। उनकी साबिक सदर मोहम्मद खातमी और इनकलाबे ईरान के बानी रूहुल्लाह खुमैनी के खानदान से भी रिश्तेदारी है और वो माजी में भी मुतनाज़े बयानात देने की वजह से खबरों में रहे, जिनमें बहरे ओकियानोस में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से सुनामी पैदा करने का दावा भी शामिल था। इस दौरान उनका हालिया एक दावा जरूर दुरुस्त साबित हुआ और वो मोहम्मद बाकिर जुल्कदर की जगह मोहसिन रिजाई की तकर्री है, लेकिन सदर पेज़ेश्कियान के इस्तीफे से मुतल्लिक उनके दावे की तरदीद ने एक बार फिर बाकिर खुराजी के किरदार को नुमाया किया। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी की बजाय अब भी जारहाना बयानात का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंगी नुकसानात के अजाले के लिए अमेरिका से मुआवजे की अदायगी के मुतालबे पर कहा कि अब अमेरिका भी ईरानी हुकूमत से अमेरिकी फौजियों और ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतों पर हर्जाना तलब करेगा और यह मामला आइंदा मुज़ाकरात में उठाया जाएगा। आबनाए हरमुज़ भी इस कशीदगी का अहम मरकज है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने आबनाए में मौजूद बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं और इस वक्त उस आबी गुजरगाह का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिकी बहरिया के पास है। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए आबनाए हरमुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए अमेरिकी हमले और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक ईरान ओमान के साथ भी महफूज बहरी रास्ते के लिए मुशावरत कर रहा है। आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात भी सामने है। मंगल को ब्रेंट खाम तेल $88 जबकि अमेरिकी खाम तेल $82.45 फी बैरल तक पहुंचा और तज्जियाकारों के मुताबिक कीमतों में इजाफा आबनाए हरमुज़ के दोबारा खुलने में ताखीर और खत्ते में मजीद कशीदगी के खदशात जाहिर करता है। यूं एक तरफ ईरान में जारी दाखिली बहरान के हवाले से अफवाहों का खात्मा है, तो दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब भी बरकरार है और पाकिस्तान और कतर की जानिब से सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बद-एतमादी जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं, जिसके बायस मुज़ाकराती अमल भी
ताखीर का शिकार हो रहा है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स डॉक्टर अहमद सईद साहब ने, वाइस एडमिरल रिटायर्ड हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो 7 घंटे एक तवील मुलाकात के चर्चे हैं जो ईरानी सदर मसूद पेशकियान की मुश्तबा खामनाई के साथ हुई है, ये एतमाद की अलामत है, या ये जो अभी तकर्रुर तबादले हुए हैं या नई तयनातियाँ हुई हैं, ये उसका शाखसाना मालूम होती? जी, मेरे ख्याल में अब कुछ चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू हुई हैं, जिसमें कि जैसे स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बारे में भी कुछ ओमान की तरफ से जो फाइनलाइज हुई है एक टेक्निकल प्रपोजल, अब उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसल्टेशन हो रही है और उसी हवाले से मेरे ख्याल में ये चीज़ें आगे चल रही हैं। तो इसमें एक ये है, दूसरी अभी जैसे आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल नई चेंजेस भी हुई हैं, वो भी उसको भी देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस जो हैं ये किसी एक संप में जाएंगी और सोल्यूशन की तरफ, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी की तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी IRGC में मेन कमांड जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां होना और नए लोगों का आना बेहतरी की अलामत है, पॉजिटिव वे आउट है, या वो माजी करीब में जो बात की जा रही थी कि वहाँ पे इख्तलाफ राय पाया जाता है, नज़रियात मुखालिफ लोग पाए जाते हैं, IRGC या पॉलिटिकल क़यादत या वो लोग जो मसालहती किरदार अदा कर रहे हैं उनमें कंसेंसस दिखाई नहीं देता? अब ये मंजरनामा वही है जिसकी तरफ इशारा डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। जी, मेरी तरफ से आपको, डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी नज़र में तो सिचुएशन जो पहले थी वो किसी हद तक बेहतरी की तरफ ज़रूर गई है, लेकिन जो एक वहाँ पे जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं ईरान के अंदर, उनके अंदर जो अभी भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल अयां हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह से सोच रहे हैं। मसूद पेशकियान साहब की बात आप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई इस तरह से इंडिपेंडेंटली हम बात नहीं कर सकते कि वाकई उनकी मीटिंग हुई है, कितने अरसे हुई है, कितने घंटे हुई है। लेकिन ये चीज़ खुश आइंद है। देखिए, किसी भी मुल्क के अगर जो पॉलिटिकल उनके जो लीडर हैं, अगर वो उनके सुप्रीम रहनुमा, बहरहाल ये तो एक अपनी नौयत के अपना ही मुल्क है जहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक सुप्रीम लीडर हैं, तो ये इस नौयत की जो भी उनकी सेटअप है उसके मुताबिक उनके जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनके दरमियान हम आहंगी अगर होती है तो मेरी नज़र में एक अच्छी बात है कि ताकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो एक तजाद नज़र आता था वो किसी हद तक कम हो जाए। ईरान के लिए ज़रूरी है मेरी नज़र में, मैं समझता हूँ कि जो MOU की तरफ लौट के जाना है वही उनके लिए बेहतर होगा। आपको याद होगा इन्हीं मसूद पेशकियान साहब से मंसूब वो स्टेटमेंट जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि वो ये कहते हैं कि जो MOU है ये उनकी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। तो अगर वाकई वो ये समझते हैं तो, और ये चीज़ इसको वो कन्विंस कर पाए हैं उनके सुप्रीम रहनुमा को, बिकॉज अल्टीमेटली जो उनके सुप्रीम रहनुमा है वही कमांड करते हैं उस IRGC को भी, जिसका जिक्र हम अक्सर करते आए हैं कि वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती है। बहरहाल जो एक एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम यही कह सकते हैं कि अगर ईरान के ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के दरमियान हम आहंगी होगी और उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नलिंग नहीं होगी बल्कि एक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा तो ये इस मसले के हल के लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि अगर MOU की तरफ वो लौट जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता नज़र आता है जिसका जिक्र हम अक्सर करते आए हैं। लेकिन अगर वो किसी हद तक मसूद पेशकियान साहब उनको कन्विंस नहीं कर पाते और वो वापस तसादुम की तरफ जाते हैं तो मेरी नज़र में वो गैर दानिशमंदाना कदम होगा जिसका नुकसान ईरान को ज़्यादा होगा, बाकी लोगों को कम होगा। ईरान को नुकसान ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि मुश्तबा खामनाई का मंजर आम से गायब रहना और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ख़बरें आना कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई, कुछ की नहीं हुई, या मुलाकातों से वो दूर रहते हैं, इंसानी रसाई से वो दूर हैं। फिर आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले एक वीडियो मंजर आम पे आई थी जिस पे वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए, और इस ज़मन के अंदर फिर ये होना कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात की कन्फर्मेशन कोई नहीं है कि वो कब जो है वो अवामी सतह के ऊपर अपनी मौजूदगी को साबित करेंगे। तो सियासी एतबार से अगर ईरान के स्ट्रक्चर को देखा जाए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, वहाँ पे ये दूरी अवामी सतह के ऊपर ये किस हद तक असरअंदाज होती है और ये हिकमत किस हद तक उनकी कामयाब रही? देखिए, इसका ताल्लुक कुछ जो 28
फरवरी के जो वाक़यात हैं उनके साथ भी जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जब सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा लगा कि दोबारा नॉमिनेशन हुई, और उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि सिक्योरिटी के जो खदशात थे उस हवाले से उनकी अहमियत पूरे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा है। और फिर ये बाद में ये खबरें भी आना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो एज ए टू यूज़ द ज्योग्राफिकल लेवरेज एज ए टूल फॉर नेगोशिएशन, तो उसके आर्किटेक्ट भी अभी रूहानी पेशवा जो भी हैं वही थे। तो उस हवाले से IRGC के साथ उनके ताल्लुकात, फिर उसके बाद उनके सारी सिलसिले, तो उस हवाले से उनकी पर्सनैलिटी जो है इन पर्सन वो एज ए ईरान के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। इसी वजह से फिर वो अपने वालिद गिरामी की जो उनकी तदफीन है उसमें भी वो नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा करती हैं कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात होने की वजह से उनको उनकी जो मेल मुलाकात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावट रखी गई, या उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसे तरीके से रखा गया कि जहाँ तक अप्रोचेबल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इट वाज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल ऑल्सो, उनकी आवाम को भी और ईरानियंस को पता था कि ये इसलिए किया जा रहा है। लेकिन अब जो है, अब चूंकि बड़े बड़े डिसीजंस अब दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो गए हैं, तो जो उनका एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिनके अंदर सुप्रीम लीडर की अपनी अहमियत है, असेंबली है, प्रेसिडेंट है, और बाकी तमाम जो हिरार्की है, और IRGC की जो हिरार्की, तो इन सब का अभी एक डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिवली आगे आना बड़ा ज़रूरी होगा। जैसे कल मैंने उनके डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है गरीब आबादी साहब, उनका ये मैंने बयान पढ़ा कि अब ये जो टेक्निकल प्रपोजल है, ये ज़ाहिर है इसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उनके जो आइन में आर्टिकल 84 में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उनकी ईरान की असेंबली में भी लेके जाना पड़ेगा। तो उस हवाले से अब ये प्रोसेसिंग मेरे ख्याल में ऐसी शुरू हुई है जिसके अंदर के ओवर्टली भी थोड़ा सा वो ये शो कर रहे हैं कि हमारी एक इंटरनल जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब कुछ चीज़ें मूव करेंगी एक इस तरफ के जिसके अंदर कोई गिव एंड टेक टेबल के ऊपर किया जा सके। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं ये एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वाजा के मामले में बात करेंगे। मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गजा अमन मंसूबे पर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात अब खुल के सामने आ चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास को गैर मुसल्लह किए बगैर गजा से फौज वापस नहीं बुलाएगा, जबकि ट्रंप ने कहा है कि वो नेतन्याहू को जल्द जवाब देंगे। सवाल यह है कि वो मंसूबा क्या है जिसे हमास ने कबूल कर लिया। ट्रंप के लिए भी यह अहम है, लेकिन इजराइल के लिए कबूल करना उसकी बका का मसला बन चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका की 15 निकाती दस्तावेज कबूल नहीं करता और इजरायली फौज उस वक्त तक गजा से इनखला अमल में नहीं लाएगी जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं हो जाती। दूसरी जानिब दोनों रहनुमा इन इख्तलाफात के बावजूद यह दावा कर रहे हैं कि उनके दो तरफा ताल्लुकात अब भी अच्छे हैं। अमेरिकी हुकाम के इशारों से लगता है कि वाशिंगटन नेतन्याहू के बयान को फौरी बहरान नहीं समझ रहा। इंतजामिया का ख्याल है कि इजरायली वज़ीर आज़म पे दाखिली सियासत का दबाव है और वह इंतखाबात से पहले अपने दाएं बाजू के वोटर्स को मुतमईन रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के नजदीक अहम बात यह है कि इजराइल गजा में हमले महदूद रखे और मंसूबे के अगले मराहिल आगे बढ़े। इसीलिए गजा में इजरायली हमलों में निस्बतन वक्फा और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैयारी अहम इशारे समझे जा रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक यह फोर्स बैनुल-अक़वामी फौजियों पर मुश्तमिल होगी और नई फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की सिक्योरिटी संभालेगी। ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और दीगर मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के लिए फ्रेमवर्क तय कर लिया है। उसके तहत हमास मरहलावार गैर मुसल्लह होगी और इजरायली फौज गजा के 60% से ज्यादा इलाके से वापस जाएगी। हमास के सीनियर रहनुमाओं ने इस फ्रेमवर्क से इत्तफाक किया, लेकिन शर्त रखी कि इजराइल भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजराइल के लिए असल तशवीश यह है कि हमास ने इजराइल की बजाय फलस्तीनी निगरानी में असलहा जमा करवाने पर इसरार किया। कई माह के मुश्किल मुज़ाकरात के बाद हमास ने खलील अल-हय्या की क़यादत में उस फ्रेमवर्क में रजामंदी जाहिर की। इस वक्त बुनियादी इख्तलाफ यह है कि हमास पहले गैर मुसल्लह हो या इजराइली फौज गजा से इनखला अमल में लाए। इजराइली मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक उसकी अफवाज का गजा से इनखला मुमकिन नहीं। लेकिन मसला यह है कि इस मंसूबे की कामयाबी दोनों रहनुमाओं की दाखिली सियासत से भी मुंसलिक है। नेतन्याहू अक्टूबर के आम इंतखाबात से पहले दबाव में है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद वो हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह का वादा कर चुका है, लेकिन 3 बरस बाद भी यह मकसद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हुआ। इसलिए अब किसी भी किस्म की रियायत की पेशकश उसके दाएं बाजू के हामियों के लिए मुश्किल पैगाम है। ट्रंप भी दबाव से आजाद नहीं। नवंबर के अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को मुमकिन नुकसान का सामना है। गजा में जंग खत्म कराने की कामयाबी ट्रंप के लिए
खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है, इसलिए वो नेतन्याहू को मरहलावार आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं। फिलहाल दोनों रहनुमा ताल्लुकात को अच्छा करार देते हैं। अगर हमास हथियारों की वापसी के मामले में काबिल तस्दीक पेशरफ्त करे और इजराइल इनखला पर आमादा हो तो यह जंग के खात्मे और गजा की तामीर नौ की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन अगर नेतन्याहू इंतखाबी दबाव में पीछे हटे या हथियारों की तारीफ पर इख्तलाफ रखे तो ट्रंप और इजरायली वजीर आज़म के दरमियान मौजूदा इख्तलाफात मजीद बढ़ते चले जाएंगे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं, जावेद मलिक साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गजा के अमन मंसूबे को अगर देखा जाए, ये माजी करीब के अंदर एक तरफ हमास ने ये फैसला किया था कि वो टेक्नोक्रेटिक अटैक का हिस्सा बन जाएगा, उसके बाद खलील हैया की तैनाती बतौर हमास लीडर होती है। पहले भी वो हमास को चला रहे थे लेकिन फिर बबांगे दोहल उसका इकरार कर लिया गया। अब जाके नेतन्याहू की तरफ से विड्रॉल उसका करना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि मैं देखता हूं कि ये इससे विड्रॉल क्यों किया गया है। क्या लगता है गजा अमन मंसूबे के ऊपर जो खतरे के बादल हैं, या कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पे ट्रंप और नेतन्याहू में इख्तलाफ पैदा हुआ है? देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूं कि उसमें जो सेटलमेंट हुई थी उसमें ये थी कि जो हमास है वो डिसआर्म होगी। तो वो हमास के डिसआर्म होने का जो सिलसिला है उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग नेतन्याहू ने शायद डेवलप की वो ये थी कि हमास जो है अपने आर्म्स वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को देंगे, जबकि हमास ने इस चीज को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि हम डिसआर्म इस तरीके से नहीं होंगे जब तक कि एक फेज्ड किस्म की जो वहां से जो आईडीएफ है वो वहां से नहीं निकलेगी। तो ये एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर अब जब ये कि बोर्ड ऑफ पीस ने ये एक इंटरिम नेशनल कमीशन बनाया है और उसको उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो आर्म्स जो है वो उनके पास रहेंगे और वो जो डिसआर्म करेंगे वो एक प्रोग्रेसिव तरीके से करेंगे। जितना जितना जो गजा का एरिया है आईडीएफ खाली करेगी उस हिसाब से वो यहाँ से इसको खाली अपने डिसआर्म करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको नेतन्याहू ने जो है ना उसको उन्होंने डिसएग्री किया है। तो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट ये है इस वक्त जिसके ऊपर के इस जो फेज है इसको कैसे नेगोशिएट करना है। तो अभी ये वाला पॉइंट है बेसिकली। अच्छा, मलिक साहब, आप इसके अंदर क्या राय रखते हैं कि इस वक्त जो नेतन्याहू के अगर इकदामात देखें, जब एक एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ जिसके अंदर लबनान भी शामिल था, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू की तरफ से लबनान के ऊपर हमले जारी रहे, गजा अमन मंसूबा हुआ, उसके बावजूद गजा के अंदर दरअंदाजी जारी रही और उसके इलाकों का सफाया किया जाता रहा। हमास ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे ये कह दिया कि हम बैकफिट पे जाते हैं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जो असलहा है ये किसी तीसरे फरीक को सबमिट करवाएंगे, इजराइल को नहीं करवाएंगे। तो इजराइल इस बात के ऊपर क्यों बजिद है कि असलहा जो है वो इजराइल को सबमिट करवाया जाए, इस बात से कतई नजर के जो एग्रीमेंट के अंदर जिन लोगों की रिहाई अमल में आनी थी उनमें से बेशतर अभी इजरायली जेलों से रिहा नहीं हो सके? देखिए, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है, पहली बात तो हम ये तय कर लेते हैं कि तमाम जो लोग हैं, मुसलमान हों या इवन मेरी नज़र में जो ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले इवन गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को ये हक़ है कि उनका एक अपना इंडिपेंडेंट होमलैंड हो। और उसका जो तरीक़ाकार है वो हमारे पास ओस्लो अकॉर्ड के ज़रिए 2 स्टेट सोल्यूशन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है। 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर इजराइल को भी रिकग्नाइज किया जाता है और फ़लस्तीन को भी रिकग्नाइज किया जाता है और इनफैक्ट उनके जो बॉर्डर्स हैं वो भी डिटरमिन कर दिए जाते हैं। लेकिन होता ये है कि इजराइल दरअंदाजी करता है और उन ऐसे इलाकों में वो घुस जाता है जो कि उसको हक नहीं है वहां पे जाने का, जिसको हम हमेशा कंडेम करते हैं और करना चाहिए बिकॉज ये वायलेशन है। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम पैदा हुआ वो ये है कि हमास, जब एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कयाम हुआ तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की रिट को चैलेंज करने के लिए वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर हमास ने जो है ना अपना एक्टिविटी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल पहली उनकी इजराइल से जो है वो इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो तो अपनी ही फलस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मान रहे। पहली बात तो ये है ना, तो इजराइल तो बाद में आता है।
अब जो उस मुल्क के अंदर एक कानूनी हुकूमत जो पैलेस्टीन अथॉरिटी की है, उन्हीं के सफीर यहाँ पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, हम भी उन्हीं को मानते हैं, वो उनको नहीं मानते हमास। वो कहते हैं नहीं, हम जो है हम मज़ाहमत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पहला मसला ये हुआ। इसके नतीजे में फिर ऑफ कोर्स इजराइल को भी जवाब मिल जाता है, वो भी उसके ऊपर हमलावर हो जाता है, जो दोनों मेरे नज़र में दोनों गलत हैं। अब जब ये बोर्ड ऑफ पीस बना तो बहुत से लोगों ने, जिसमें बशमूल हमारे मुल्क के अंदर मौजूद भी बहुत सारे नाकिदीन ने कहा ये बहुत गलत बात हुई है, बोर्ड ऑफ पीस क्यों बना है, इसके ऊपर तनकीद की गई। अब जब उसी बोर्ड ऑफ पीस को जिस तरह हमारे नाकिदीन ने उसको मुस्तरद किया था, जब वो नेतन्याहू मुस्तरद करता है तो अब नेतन्याहू को बुरा कह रहे हैं, अब बोर्ड ऑफ पीस को बुरा नहीं कह रहे। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करें, मसले को समझ के उसको अगर हम उसके ऊपर एड्रेस करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मौजूद मेरी नजर में जो उसके जो खदोखाल है या जो उसके विजन है वो एक अच्छी है, क्योंकि उसके नतीजे में हम ये समझ सकते हैं कि इस खत्ते में पीस हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसराइल अपनी दरअंदाजी बंद करे, अपनी वायलेशंस को से पीछे हटे, जो उससे बर्बरियत की है गजा में उससे वो माफी मांगे और अपने हुदूद के अंदर चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमास अगर हमास डिसआर्म होते हैं तो ये मेरी नजर में फलस्तीनियन कॉज के लिए एक सर्विस होगी, क्योंकि फिर आप एम्पावर कर रहे होंगे उस पैलेस्टीन अथॉरिटी को जो कि हकीकी मानों में फलस्तीनियों के रिप्रेजेंटेटिव भी है और फलस्तीनियों की स्ट्रगल के अंदर, जिसके आगाज आपको याद होगा यासिर अराफात जो उस जमाने से करते आए हैं, ये उस पैलेस्टीन अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो उस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लेजिटिमेसी मिलेगी कि वो इस मसले का हल तलाश कर सके। तो मेरी नजर में जो आर्म स्ट्रगल है उसके ऊपर कुछ लोगों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है। मैं एज ए डिप्लोमेट यही कहूंगा कि आर्म स्ट्रगल जो है उससे बेहतर है मुज़ाकरात का अमल, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं उनकी रिट को चैलेंज करने वाला कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हम उसको इंटरनेशनल लॉ में तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर आ जाए और बोले कि हम हुकूमत की रिट को नहीं मानते, तो हमारा रद्द अमल यही होगा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यही रूल हमको बाकी जगहों पे भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक मलिक साहब, आपका मौक़िफ़ आया। मेरी एक लास्ट जो है वो स्टेटमेंट चाहिए डॉक्टर साहब आपसे। मलिक साहब जो बात कर रहे हैं उसको अगर एक मॉडल के तौर पे रखा जाए तो हमास के इस वक्त इरादे क्या दिखाई देते हैं? क्या ये दिखाई देते हैं कि वो मज़ाहमत का उनसर बुलंद करके रखेगा, या फिर ये दिखाई देते हैं कि अगर इजराइल बैकफुट पे जाता है तो हमास कुली तौर पे ख़ुद को डिसार्म कर लेगी और अपना असलहा किसी तीसरे फरीक के हवाले कर देगी? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में हमास तो अभी जब ये 31 जुलाई को मेरा ख्याल है ये 15 पॉइंट का ये आया था यूएस की तरफ से एक जो एजेंडा था डिसआर्म करने का, तो उस हवाले से हमास वाज रेडी टू डिसआर्म। लेकिन जो आपस में इनकी एतमाद की कमी है, जिसमें कि जब नेतन्याहू ने कहा कि हम येलो लाइन से पीछे हम नहीं हटेंगे जब तक डिसआर्मामेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर जो लेटेस्ट है, जो मेरी समझ में आया है, आई थिंक मैंने जो पढ़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, शायद इसके ऊपर कोई यूएन का कोई इंटरवेंशन डेवलप कर रहे हैं ताकि वो मीडिएट करके वो बीच में एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके आए और एक दूसरे को आपस में प्लग इन करें इन फेजेस के, एक फेज करके, जिसमें कि डिसआर्मामेंट और जो गजा का एरिया है उसमें से इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल है उसको 1-to-1 मैच करके वो चलाएंगे। तो ये शायद डुएबल होगा मेरे ख्याल में। तो उस हवाले से ये जरूरी मैं कहूँगा कि दोनों साइड्स पे शायद हमास की तरफ अब ज्यादा है कि इसको डिसआर्मामेंट को भी करेंगे वो, और उसके साथ ही साथ इजराइल जो है वो गजा को खाली करे और इसी को बुनियाद बना के हमास गैर मुसल्लह हो, तभी इस तमाम तर मंजरनामे में हल निकल सकता है। बसूरत दीगर ये जिस हद तक चीज़ फैलती चली जाएगी ये खत्ते में दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेगी। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, डॉक्टर अहमद सईद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आता है मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।